नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कैनेट किस्से प्रेरक के साथ में। आज हम ऐसे शख्स से मिलेंगे जो हमारे बराबर का ही है और बराबरी की बातें करता है और बराबरी के लिए काम भी करता है। No matter from whichever background, caste, creed you belong to, it doesn't matter from whichever age group you belong to, महेश कुमार की नजरों में इंसान होना सबसे बढ़कर। महेश जेंडर इश्यूज पे काम करते हैं और जाने माने साहित्यकार भी। उन्हें राजस्थान पत्रिका का सृजनात्मक पुरस्कार और कलमकार मंच का कहानी पुरस्कार भी मिल चुका है। उनका उपन्यास शहरी शरीफ इन दिनों चर्चा में है। एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उनका लेखन, उनकी एक्टिविटीज और उनका वर्क एथिक, आज उन सब चीजों के बारे में हम उन्हीं से जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं महेश कुमार से। महेश जी, मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ कि हम एक फ्रेम शेयर कर रहे हैं, मुझे मौका मिला। तो मैं सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहूँगा वो ये कि आपकी ये जो इमेज है और आपका ये जो परिचय है वो बना कैसे? मैं सोचता हूँ कि प्रेरक जो सवाल है कि आपकी एक आइडेंटिटी कैसे बनी, तो इसमें ये कोई इंडिविजुअल मैटर नहीं है कि मैं आज तय करूं कि मेरी ये पहचान बने और मैं ऐसी पहचान बनाना चाहता हूँ। ये सारा मसला है कि आप किस वैल्यू फ्रेम को फॉलो कर रहे हैं, उससे है। आप किन आपका स्टैंड क्या है, सोसाइटी के इशू हो या इंडिविजुअल इशू हो या जितने भी जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं और सारे ह्यूमन रिलेटेड जितने एरियाज है उनमें मुझे लगता है कि जब आप लगातार कोई काम करते हैं और उसमें आपका स्टैंड जितना ही ज्यादा क्लियर होता है वो आपकी एक आइडेंटिटी बनने लगती है। और इस आइडेंटिटी में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं जिनके साथ आप काम करते हैं या काम करने के लिए उनसे एक आपको इंस्पिरेशन मिलता है। छोटी छोटी कुछ घटनाएं जब आप लोगों की देखते हो और उनके लिए उनसे प्रेरित होकर कुछ करना चाहते हैं तो लगातार करना और एक किसी बात का एक वैल्यू का स्टैंड लेना, मुझे लगता है शायद उससे हमारी एक आइडेंटिटी बनती है और शायद वही मेरी भी बनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्या खूब कहा है। मुझे लगता है कि मैं जब आप जैसे लोगों से मिलता हूँ तो ये सोचता हूँ कि मतलब कैसे हम बराबरी की बातें करते हैं और क्या बराबरी के लिए काम क्या करना चाहिए। पर मैं ये जानना चाहूँगा, आपने कहाँ से ये ग्रैब किया? अब हर कोई अपने एनवायरनमेंट से ही ग्रैब करता है ये चीज़ें। तो कब से वो आपका थॉट प्रोसेस ऐसा चालू हुआ कि नहीं, हमें सही में बराबरी के बारे में बात करनी चाहिए, हमें खुद बराबरी के लिए काम भी करना चाहिए? तो ये कब आपके लिए स्टार्टिंग थी? हम अकेले में हमारा अपना कोई वजूद नहीं है, हम किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में ही अपनी लाइफ को देखते हैं। तो समाज में हम जिस एरिया में काम करते हैं वहाँ हम जब लोगों के साथ जब काम करते हैं तो वहाँ हमें ये चीज़ें दिखाई देती है और हमसे डिमांड भी की जाती है कि आप कैसे इंसान बने, आपको किस तरह से काम करना चाहिए। और ये डिमांड या एक्सपेक्टेशंस हैं, सबसे पहले हमें घरों से शुरू होती है कि आपको ऐसा बनना चाहिए। अब ये नेगेटिव भी हो सकता है कि घर कई बार आपको कुछ अलग तरह का भी बनाना चाहते हैं जो कुछ वैल्यूज से पीछे भी धकेलते हैं घर। सोसाइटी के बहुत सारे लोग इस चीज़ को बनाने में हमारी मदद करते हैं। वो आपके मोहल्ले से हो सकते हैं, आपके एजुकेशन में जहाँ आपने किया वहाँ से हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं
और जहाँ आप काम करते हैं वहाँ जरूर कोई ना कोई ऐसे आपको शख्स लोग मिलते हैं जो, अगर हम कहें बराबरी या न्याय, इस तरह के वैल्यूज को वो फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं। जब आप उनको देखते हैं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं ये पहले से होता है कि हमें सच्चाई, न्याय या बराबरी के लिए काम करना है। लेकिन जब आप लोगों को भी ऐसा करते, कम ज्यादा हो सकता है, तब आपको फिर से प्रेरणा मिलती है कि नहीं नहीं हम कर सकते हैं, हम जो चीज सोच रहे हैं वो चीज की जा सकती है। जिसमें एक मसला यह है कि सोसाइटी, जिसमें बहुत हमारी सोसाइटी में डाइवर्सिटी है, लेकिन डाइवर्सिटी को डिफरेंस की तरह जब पेश किया जाता है कि तुम इस तरह के हो, कुछ लोग ज्यादा अच्छे हैं, कुछ लोग कम काबिल हैं, कुछ लोग ज्यादा काबिल हैं, उस वक्त आपको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है इंसानों के साथ। तब आप सोचते हैं कि मैं इस तरह से काम करूं, और इसमें लोग आपकी प्रेरणा बनते हैं। कुछ इसमें सिनेमा अपना काम करता है, साहित्य अपना काम करता है, लेकिन अंततः आपको खुद को डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे अब कुछ चीज़ों पर अपना स्टैंड लेकर के काम करना ही है। तो मुझे लगता है जो आपने सवाल किया है कि कहाँ से ये ग्रहण किया या कहाँ से आया, तो सोसाइटी के बहुत सारे लोग इसमें हिस्सेदार होते हैं, जहाँ से हम अपना वैल्यू स्ट्रक्चर लेते हैं। सर आप अपनी पूरी मतलब अभी काफी लंबे समय से आप बच्चों के साथ काम करते हुए आ रहे हैं, बच्चों को सिखाते हुए आ रहे हैं, और बहुत सारी लाइफ की इम्पोर्टेंट चीज सिखा रहे हैं जो शायद एजुकेशन सिस्टम में है नहीं, पर उसे लाया जा रहा है, इनकॉर्पोरेट करा जा रहा है आपके द्वारा और आपके जैसे काफी जो आपके साथी भी होंगे उनके द्वारा। तो मैं चाहूंगा आपसे जानना कि कुछ ऐसे किस्से हैं जो बच्चों के आपको याद रह गए हो, या कुछ मतलब जो आपके जहन में चलता रहता हो कि वाह यार वो मतलब वो चीज थी यार, मतलब ऐसा कुछ। मैं बच्चों के साथ तो काम कर रहा हूँ 1890 से, और 2000 से मैं लगातार एडोलेसेंट्स के साथ काम कर रहा हूँ, खास तौर पे राजस्थान, बिहार, यूपी, एमपी, यहाँ के, और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के साथ भी मुझे काम करने के मौके मिलते हैं। इस दौरान मैंने करीब, ऐसे नंबर का कोई फिक्स तो नहीं, लेकिन कोई 50,000 ऑफ एडोलेसेंट से मैं डायरेक्ट इंटरेक्शंस किए मैंने। मैं उनके साथ, उनके एक्सपीरियंस सुनने को मिले हैं, मैंने उनके साथ रहा हूँ, उनके साथ कभी कुछ फंक्शन किए हैं, गाने गाए हैं, उनकी जिंदगी को सुना है, और ये देखा है कि वो आज किस तरह की एक सोसाइटी में अभी संघर्ष कर रहे हैं, उनके स्ट्रगल क्या है। एडोलेसेंट का अपने आप में एक बहुत स्ट्रगल होता है, उसको एक स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी मिलती है जहां पहले से डू डोंट्स तय होते हैं, जबकि हर एक एडोलेसेंट एक नया फ्रेमवर्क, एक नया जहान बनाना चाहता है। तो वहाँ वो जब बहुत स्ट्रगल्स आते हैं, उनका अपना फैमिली बैकग्राउंड जिसमें फाइनेंशियल हर्डल्स हैं, वो सब, ऐसे में जो उनकी कहानियां आती हैं जिसमें वो अपना बताते, तो ऐसी करीब मैं, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है उनकी कहानियों के, उनके जब उन्होंने अपने बारे में ऐसी बातें शेयर की कि वो किस तरह अपने आप को देखते हैं, समाज को कैसे देखते हैं, या समाज में जो उन्हें ठीक नहीं लग रहा लेकिन वो उसे बदल नहीं सकते, वो एक बड़ी घुटन में इस तरह के लोग हैं। तो उनके एक्सपीरियंस मेरे पास बहुत है, लड़कियों के भी, कि वो किस तरह से सोसाइटी में अपना स्पेस देख रही हैं। तो ऐसे अगर कुछ एक्सपीरियंस अगर आप कहें तो मैं कुछ एक एक्सपीरियंस आपको, तो मैं कहना चाहूँगा इसमें, हमारे राजस्थान में ही जो वेस्टर्न राजस्थान में जोधपुर जिले में कुछ, मैं जब वहाँ काम करता था तो एडोलेसेंट मिले थे, और जहाँ उनके घरों में लड़कियों को एजुकेशन में लाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि सोसाइटी के अपने बने हुए ताने बाने में लड़कियों को बहुत मुश्किल था कि वो रेगुलर एजुकेशन में आए। लेकिन हमने कोशिश करी, और इसमें बहुत सारे वहाँ के यूथ ने हमको मदद करी, जैसे लड़कियों के भाई ने मदद की। मैं एक नाम इस वक्त लेना चाहता हूँ, वो सिकंदर नाम है उस लड़के का, फलौदी के पास कहीं एक गांव का है। तो मुझे ध्यान है कि पहले उसने अपनी बहन को सपोर्ट किया और हमारे जो एजुकेशनल कैंप्स थे उसमें भेजा, लेकिन बाद में क्योंकि ये लंबा प्रोसेस रहा हमारा 10-15 साल उस एरिया में काम करने का, तो सिकंदर की जब शादी हुई, वो भी हमारे सामने, तो उसकी वाइफ पढ़ी लिखी नहीं आई थी,
तो उसने हमसे बातचीत करी और बोले कि सर मैं अपनी वाइफ को कैंप में लेके आना चाह रहा हूँ। उस वक्त ये बहुत हौसले का काम था कि उसको किस तरह दोस्तों ने चिढ़ाया होगा या सोसाइटी का प्रेशर कि आप अपनी, लेकिन सिकंदर मुझे आज भी याद है कि वो इतना अपने आप में इंस्पायर हुआ वहाँ की सारी चीज़ों से, और उसने ना सिर्फ दूसरी लड़कियों को, उसने अपनी वाइफ को उस कैंप में पढ़ाया। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो उसने लगातार खुद की पढ़ाई भी की, अभी वो सरकार में कहीं पे अध्यापक है। वाह इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। सर, अब मैं आपके लेखन की तरफ जाना चाहूँगा। आपने फील्ड में तो इतना कुछ करा ही है, अब थोड़ा लिटरेचर के बारे में भी बात करते हैं। तो सर, बात ये है कि शहरी शरीफ में जैसे आपने यूथ को एक तरीके से एक पुश दिया है कि आप सवाल उठाइए, सवाल उठाना इम्पोर्टेंट है, पर वो इस कंजर्वेटिव सोसाइटी से मतलब सवाल उठाए कैसे, वो एक उस बात पे अगर आप कुछ टिप्पणी देना चाहें। मैं ऐसे देखता हूँ भारतीय पूरा सोसाइटी इंस्ट्रक्शंस पर आधारित है, ये डायलॉग पर नहीं है। आप इसको कहीं भी महसूस कर सकते हैं, आप घर में भी देख सकते हैं, बड़े होते हुए बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जबकि जरूरत है बड़े होते लोगों से डायलॉग करने की, अच्छा। लेकिन उनको डू डोंट्स। तो वो और इंस्ट्रक्शंस किस तरह के हैं वो आप देखिए कि सदा बड़ों का कहना मानो, हाँ। लोगों के सामने इस तरह से ऊंची आवाज में बात मत करो, या कई बार ऐसे भी कि लड़कियों को तो इस तरह से रहना चाहिए, बड़े अगर लड़के हो रहे हैं उन्हें इस तरह से होना चाहिए। तो जब ये इस तरह का है और जहां उनके हजारों सवाल यूथ के मन में आते हैं, वहां वो सवाल करना सीखते ही नहीं दरअसल। एक इमोशनल परवरिश होती है, तो इमोशनल परवरिश में कभी कभी हमें बहुत तथ्यात्मक सवाल उठाना हम नहीं सीखते हैं। तो मसला यह है कि पूरा सिस्टम या और एक पूरा सिस्टम इस पे काम करे, सोसाइटी काम करे कि अपने यूथ जो है, अपने एडोलेसेंट हैं घरों में, जो उनके साथ डायलॉग करे, उनकी राय ली जाए, उनकी ओपिनियन जब आप घर में लेंगे तब वो बाहर जब भी किसी सिस्टम में होंगे, अगर कोई लड़की कहीं किसी ऑफिस में काम कर रही है, वहां उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो वो बहुत अच्छे ढंग से सवाल उठाएगी अगर उसने ये सवाल उठाना घर में ही सीखा है तो, या अपने फ्रेंड सर्किल में सीखा है, या सोसाइटी के किसी भी मसले पर। तो मसला यह है कि आपको सवाल उठाना सीखने की जरूरत इसलिए है कि हमारा जो सोसाइटी है, जिसका स्ट्रक्चर है, उसमें सवाल उठाने के लिए स्पेस नहीं है। ये स्पेस हमें बनानी होगी। अब मसला यह है कि जो कंजर्वेटिव सोसाइटी है या अपने स्ट्रगल है, उसमें एक यूथ किस तरह सवाल उठाए, क्योंकि सरवाइव भी करना है, और पावर जो है वो कभी भी सवाल उठाने वाले को चैन से नहीं रहने देती। ये पावर घर की हो, पड़ोस की हो, आपकी वर्किंग प्लेस की हो, पॉलिटिक्स में हो। तो आपको, लेकिन इसलिए आप खामोश तो नहीं रह सकते कि सिस्टम आपको सवाल नहीं उठाने की वो दे रहा। तो ये चूज करना पड़ेगा कि सवाल किस तरह से उठाया जाए, सवाल उठाने में किन लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। एक सपोर्ट स्ट्रक्चर आपको अपने आसपास तैयार करना पड़ेगा, और दूसरा एक व्यक्तिगत तैयारी इसमें यह हो सकती है कि आप सवाल इसलिए मत उठाइए कि आप किसी बात से व्यक्तिगत तौर पे आहत हो गए, या इमोशनल होकर सवाल मत उठाइए। इमोशनल होते हैं आपके विद इन फैमिली में हो सकते हैं, फ्रेंड्स में हो सकते हैं, आपके दो लोगों के रिलेशन में हो सकते हैं, लेकिन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में या समाज को बदलने की दिशा में अगर कोई सवाल है तो उसका एक लॉजिकल बैकग्राउंड होना चाहिए और एक लार्ज पर्सपेक्टिव में वो सवाल होना चाहिए। और दूसरा कि जब आप कोई एक सवाल उठाते हैं तो इसकी तैयारी यूथ को रखनी चाहिए, या किसी भी शख्स को, कि सवाल के प्रति उत्तर में जवाब नहीं आएगा, हो सकता है आप पे एक सवाल और आ जाए, तो आप इससे बच नहीं सकते कि पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपको जो अगर प्रति सवाल आ गया है तो उसका जवाब देना होगा। अब ये सवाल एक बार होता है कि आप रूबरू किसी के सामने उठा रहे हैं, या किसी संवैधानिक मदद के लिए जब आप गए तो भी आपकी जरूरत। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं अपना। जब मैं एक सिस्टम से फाइट कर रहा था और मैंने उस सिस्टम के खिलाफ केस किया, तो मैंने कहा कि इन्होंने जिन कारणों की वजह से मुझे अपनी
यहाँ से जो मुझे चैलेंज किया है उसको मैं चैलेंज करता हूँ कि ये कारण सही नहीं है। तो मैंने उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए अभी हम आपकी सर्विस कंटिन्यू नहीं कर सकते, हम आपको डिसकंटिन्यू करते हैं। तो मैंने उस वक्त जब लॉयर से बात की तो मैंने उससे कहा कि ये गलत इन्होंने रीजन दिया है, क्योंकि जब ये कह रहे हैं इनके पास पैसे नहीं है, उस वक्त इस सिस्टम के पास, इस ऑर्गेनाइजेशन के पास 4 करोड़ 8 लाख रुपए है। तो मेरे ये फिगर बोल देने से तो कोई मानेगा नहीं, कोर्ट में चीज जाएगी नहीं, वकील इस चीज को आगे फॉरवर्ड करेगा नहीं। तो उन्होंने मुझसे क्या सवाल किया, आपके पास इसका कोई सबूत है? मैं इसके लिए पहले से प्रिपेयर था। तो मैंने उसकी जो बैलेंस शीट होती है, ऑडिट रिपोर्ट होती है, उसकी एक कॉपी पहले से लेके रखी थी। और वो मैंने उस वक्त पेश नहीं की जब मैं ये बात रख रहा था। मुझे पता था कि मुझसे सवाल किया जाएगा कि आप जब कह रहे हैं कि ये फिगर था तो इसका आपका सबूत क्या है। तो मैंने तब उनको कहा कि ये ऑडिट रिपोर्ट इसी ईयर की है जिसमें ये 4 करोड़ 8 लाख है। तो ये एक एग्जाम्पल है। उसके बाद उन्हें मेरी बात, मेरा रीजन ऑफ केस और अपना लॉजिक समझ में आया, तो वो चीज आगे अब जाएगी, वो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ऐसा नहीं कि किसी ने मुझे किसी जगह से निकाल दिया तो मैं उन पे कोई झूठा इल्जाम लगा दूं या कुछ भी इमोशन में, उससे नहीं होती है चीजें ना। तो उसके लिए तो ये प्रैक्टिस है कि हम जब भी किसी पे क्वेश्चन करें, सवाल उठाएं, तो उसकी हमको तैयारी करनी चाहिए और बहुत जेन्युइन इसमें होना होगा। तो मेरा ख्याल है यूथ के लिए जब अपन बात कर रहे हैं तो यूथ को ये बात मैसेज जाना चाहिए कि जो चाहे जो हालात हो वो सवाल उठा सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं होना चाहिए कि बिना तैयारी के सवाल उठा दें। और अपनी सर्वाइवलिटी भी देखनी चाहिए कि किस समय किस तरह की लैंग्वेज में या किस माध्यम से सवाल उठाना है, इसकी तैयारी यूथ को करनी चाहिए। वरना ऐसा होगा कि आपने सही सवाल उठाया है लेकिन आपने गलत समय पे उठाया। वो एक कहावत है ना कि गलत समय पे गलत ढंग से उठाई गई सही बात भी गलत साबित हो जाती है। तो वो एक खास तैयारी है। मेरा ख्याल है अगर ऐसा करते हैं तो सवाल की महत्ता भी बढ़ती है और सवाल से एक रास्ता खुलता है। महेश जी, क्या खूब कहा है आपने। मतलब ये सही में सोचने की बात है और शायद तक हम इन चीज़ों से कुछ सीख सकते हैं, स्पेशली हमारी जनरेशन की। हमें समाज से कैसे क्वेश्चन उठाने हैं इसका तो हमें शायद जवाब मिल गया है और आप भी शायद इसको यूज़ कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि आप हर जगह पे सवाल ढूंढें, पर उन सवालों के जवाब के लिए आप तैयार भी रहें। तो महेश जी, मैं आपसे अब आपकी जो 2 पुरस्कृत कहानियां हैं उनके बारे में जानना चाहूँगा। मतलब वो कैसे एक्सपीरियंस था उनको लिखना? जैसे हमने बातचीत जब शुरू करी तो मैं कहता हूं कि हमारे सारे एक्सपीरियंस लोगों के साथ मिलने से आते हैं, जिंदगी को जीने से आते हैं, लोगों के आसपास होने से आते हैं। आप ये नहीं कि आप बहुत क्रिएटिव हैं तो आपने अपने मन से ही कुछ सोचा और लिख दिया, वो भी हो सकता है। लेकिन आप जिन कहानियों के बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, जिनको अवार्ड मिला इसलिए वो थोड़ी चर्चित हुई हैं, तो वो दोनों ही कहानियां मेरे फील्ड जहां मैं काम करता रहा हूं लोगों के साथ। एक कहानी है जिसमें 2 बच्चों की कहानी है और एक कहानी जिसको आपने राजस्थान पत्रिका का अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई और मुझे मिला अवार्ड, वो भी एक महिला की कहानी है कि किस तरह सोसाइटी में एक महिला अपनी आइडेंटिटी को धीरे धीरे, ना सिर्फ आइडेंटिटी का क्राइसिस उसके सामने आता है, ये भी है कि उसकी इंडिविजुअलिटी किस तरह से खत्म की जाती है और उसके पास इंडिविजुअल कहने के तौर पे कैसे धीरे धीरे उसके पास से उसकी आइडेंटिटी खत्म की जाती है, उसकी सुविधाओं को कम किया जाता है। इसके कई एग्जाम्पल हैं, जैसे लड़कियों को या उस महिला को उसका फोन, पहली बात तो फोन नहीं देना, वो किसी के फोन पे ही बात करेगी, या फोन दे दिया तो कौन कौन उसका फोन चेक कर सकते हैं, या फोन पे कोई अगर गलत मैसेज कहीं से या कोई बातचीत हो गई तो उसके लिए किस तरह एक महिला को दोषी बताकर, एक लड़की को दोषी बताकर और धीरे 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 उसको किस तरह से असहाय, हेल्पलेस किया जाता है, उसकी कहानी थी ये। व्यक्तित्व नाम से मैंने लिखी थी और इस कहानी को
फर्स्ट प्राइज मिला और मुझे अच्छा लगा जब उन्होंने ये अवार्ड देते वक्त कहानी का जो मेन वैल्यू था इसमें उसको उन्होंने हाईलाइट किया कि किस तरह से गैर बराबरी है जो खास तौर पे हमारे समाज में महिला के सामने एक डबल क्राइसिस की तरह खड़ा कर रही है। तो ये कहानी मेरी फील्ड में जहाँ मैं काम करता था वहीं पे एक घटना थी, उसके आधार पे मैंने लिखी थी। हाँ, तो बहुत छोटी कहानी थी पर पुरस्कार काफी बड़ा मिला। महेश जी, अब मैं आपसे रैपिड फायर पूछना चाहूंगा, ठीक है? मैं जल्द से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपको जल्द से जवाब देना। मैं कोशिश करूंगा। कोई शब्द जिस पे आप इमीडिएट बैन लगाना चाहते हैं? फायदा। कौन सा सवाल है जो किसी से भी नहीं पूछना चाहिए? उसकी निजी जिंदगी जिसमें उसकी कास्ट या वो कहां से बिलोंग करता है, मैं सोचता हूँ। किन्हीं भी बच्चों को आप किसी से इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उनकी आइडेंटिटी क्या बताते हैं? सबसे पहले उनका नाम और फिर जो उनमें नजर आ रहा है उनकी क्वालिटी, अगर कुछ है या जैसा भी वो दिखते हैं वही उनका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। सोसाइटी को बेहतर करने के लिए ऐसा कौन सा काम है जो सबको करना चाहिए? सवाल उठाना चाहिए। सवाल उठाना चाहिए। एक शब्द में जिंदगी। मोहब्बत। मोहब्बत। तो देखो दोस्तों, मोहब्बत तुम्हें है या नहीं है, पर मोहब्बत एक जीने का जरिया जरूर है। तो उस जीने के जरिए से आप आगे बढ़ते जाइए, सवाल उठाते रहिए। यही महेश जी का कहना है, ये अब मेरा भी कहना है। और कोशिश करना कि उस सवाल के ऊपर आपको दूसरा सवाल ना मिल जाए, और अगर दूसरा सवाल मिले भी तो उसका उत्तर जरूर आपके पास होना चाहिए, और उसे अपने हुक्म के इक्के की तरह बचा के रखना, जैसे महेश जी ने बचा के रखा था। और महेश जी को मैं वापस से धन्यवाद कहना चाहूंगा। धन्यवाद महेश जी, थैंक यू प्रेरक, आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। और फिर से मिलेंगे आपसे इसी चैनल पे, तब तक के लिए गुड बाय।